ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, close your eyes, then open your eyes. कुछ आवाज क्लैश हो रही है। एक मिनट कोमल जी माइक म्यूट करिए। अभी ठीक है? अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? चलिए अब सब बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। जो कल लास्ट में प्रैक्टिस कराई थी वो आज स्टार्टिंग में करेंगे। आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठना है, दीवार से टेक लेना हो, बेड पर टेक लेना हो, बस स्पाइन को सीधा रखेंगे। ठीक है? 20 मिनट्स के लिए बैठेंगे, इसलिए पूरा आराम से बैठेंगे, पैरों को सीधा करना, जैसे बैठना हो सब बैठेंगे, बस स्पाइन स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। ठीक है? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, सब डीप ब्रीदिंग करेंगे। ना काउंटिंग करना है, कुछ नहीं करना है, ओनली डीप ब्रीदिंग। बस पूरे ध्यान के साथ नेवल ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को नाभि तक ले जाएंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। प्रणाम रेणु दीदी। दीदी आप भी आराम से आंख बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। पूरे ध्यान के साथ श्वास को लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे।
और ध्यान से श्वास लेंगे। पूरे ध्यान के साथ श्वास लेना है, पूरे ध्यान के साथ श्वास को छोड़ना है। हमने बताया, हमने कहा मीठा खिला रहे थे, हमने खाया नहीं। हम कहा हमें दिक्कत है दांत की, तो कह रहे ये लेके जाओ। और सुनो, तो कैसे हम पेमेंट करेंगे? कोई बात, रेनू मैम कोई बात नहीं। जब सही ध्यान से प्राणायाम करते हैं ना, श्वास लेते, तब खांसी आती है। ठीक, पानी पी लीजिए, ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पी लीजिए।
रिलीज, सब रिलीज करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। किसको लगा कहाँ तक सांस ले पाए? बस ये बताओ। समझ आया? ऐसा होता पूरे दिन सांस लेते हैं, लेकिन जब कहा कि ध्यान से लेना है, शांति से, तो लगा कि अच्छा कोई बहुत बड़ा काम मिला है हम लोगों को। पता है पूरा जीवन जो है ना, यदि हमें आज अपनी समस्याओं को ठीक करना हो, आज अभी, और हम ध्यान से 1 घंटे अपनी सांस को देख लें, तो आज ही हम अपनी समस्याओं को ठीक कर लेंगे। ठीक, इतना जो सांसों का जो रहस्य है ना, वो बहुत एक ऐसा साइंस है जिसको बस एक बार समझ में आ जाए, जैसे हमको है पूरी दुनिया में कोई समस्या लेकर आ जाओ, ठीक, हमको इतना पता है सॉल्यूशन, बस हम जैसे ही अपने आप में कंसंट्रेट होंगे, बस अपनी सांसों के माध्यम से समझ केवल सॉल्यूशन हमको वन वे यही मिल जाएगा जाकर। ठीक, और ये हमारा नहीं है, ये सबके लिए है। क्योंकि जैसे ही हम पूरा शांत होकर अपने आप को देखते हैं, हमको खुद में समझ में आने लगता है कि क्या करना हमारे लिए ठीक है और क्या करना हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा, जब हम सांसों पर कंसंट्रेट करते हैं तो क्या होता है कि जो जैसे मान लो कि आज हमने अभी नेट जीआरएफ की क्लास ली, तो उसमें हमने उन लोगों को बोला, अक्सर बोलते हैं, आज फिर बोला क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो हमने कहा कि आपको यदि 5 आवर्स की 6 आवर्स की स्टडी करनी है, तो आप अगर हाफ एन आवर या 1 आवर आपने सांसों पर कंसंट्रेट कर लिया, तो 5 आवर्स की जो स्टडी है वो आप 1 आवर 2 में ही कंप्लीट कर लेंगे। मतलब हम समय को कितना सेव कर सकते हैं, कितना सेव कर सकते हैं यदि हम सही ढंग से श्वासों को देखते हैं या लेना सीखते हैं। अभी हमें क्या लगता है कि टाइम अधिक लगेगा काम करने में, तो क्वांटिटी ना बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं। ठीक, क्योंकि हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं, हमें अपने इसी जीवन में यदि प्रोग्रेस करनी है तो क्वालिटी ओरिएंटेड करना है, क्वांटिटी ओरिएंटेड नहीं करना है। अब हम सोचेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में जैसा था वैसा सब कुछ हो जाए, तो वो समय अब नहीं आ सकता है, लेकिन क्वालिटी ओरिएंटेड वर्क करेंगे तो शायद उससे कई गुना बेटर समय हो सकता है। तो इसलिए आराम से सब ये प्रैक्टिस हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि योग हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं और क्यों करेंगे योग। अदरवाइज हमें लगता है कि सब तो कर ही लेते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, केवल क्या नहीं आता है, अपने आप को मैनेज करना नहीं आता है, इसके अलावा सब आता है। तो किसको किसको लगता है केवल अपने आप को मैनेज करना ना है, बाकी सब करना है, तो ठीक है। किसको लग रहा नहीं है? मैम, अपने आप को मैनेज करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरों को तो नहीं कर सकते, खुद को तो कर सकते हैं। क्योंकि खुद मैनेजमेंट होगा ना अपने आप में, तो फिर कुछ अच्छा भी होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। कल ही हम लोगों ने बात की थी सोशल हेल्थ में, क्या बोला था, दूसरों को स्वीकार करना है और अपने में सुधार करना है। सुधार केवल करना हाँ, इतना छोटा सा फंडा हमें पता चल जाए तो घर बाहर सब जगह ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर बिगड़ भी जाए तो फिर से अपने आप को लेकर आए इसी फॉर्मेट में, फार्मूले में, कि यही गलती हुई है कहीं हमारे अंदर, फिर अपनी गलती सुधारेंगे, फिर देखेंगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की, इसको अभी सुबह के टाइम आप लोग करेंगे और शाम को करेंगे, फिर देखेंगे सब कुछ सीखने में कितना क्लैरिटी आती है हमारे माइंड में, और कितने कम समय में हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को उसके कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो कुछ टाइम के बाद हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन जब हम किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ समझते, कॉन्सेप्ट का मीन्स होता है उसके डीप में जाके समझते हैं कि उसका साइंटिफिक व्यू क्या है, साइकोलॉजिकल व्यू क्या है, स्पिरिचुअल व्यू क्या है इसके, जब इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं तो फिर हमें लर्निंग वाली प्रोसेस या जो वर्ड्स हैं वो भूल सकते हैं, लेकिन हम उसका कॉन्सेप्ट नहीं भूलते हैं। तो क्या होता है, हम अपनी बात को सरलतम ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए
रेणु दी, अच्छा लगा बैठ के कि नहीं, कि इरिटेशन हुआ? नहीं नहीं मैम, अच्छा लगा। और आपने होमवर्क में भी कहा था कि ये करने को, तो आज दोपहर में हमने कोशिश करी, तो कल रात को सोते हुए करा, तो 15 के बाद फिर ध्यान भटक गया, फिर वापस लाए, फिर 30 करके फिर सोए। और आज दोपहर में तो 5 करते ही ध्यान भटका, फिर वापस लाए, फिर 10 करते भटका, फिर हमने वापस से शुरुआत की। हमने बोला नहीं, अब हमें एक बार करना ही है। ऐसे कैसे ध्यान, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ मन चला जाता है, अब जिसका धरातल ही नहीं है बातों का, तो इसलिए सोचिए इमेजिनरी दुनिया। इसलिए सोचिए कि फिर हमारा सुधार हमें शांति कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। ठीक, कि जब हम 5 मिनट अपने आप में शांत नहीं हो पा रहे हैं, थॉटलेस नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम क्यों परेशान हैं कि ये समस्या ये समस्या। इसका मतलब समस्या होना आवश्यक है। ठीक, समाधान तभी होगा जितना जितना हम कंसंट्रेट होते हैं। अब हम बाहर की चीज़ों में कहाँ होंगे, सांसें तो जब तक जीवन है, मतलब कभी आश्चर्य होता है कि जो हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य हिस्सा है, सबसे वैल्यूएबल जो पॉइंट है, मतलब श्वास है तो जीवन है, श्वास जीवन है। नहीं तो जीवन नहीं। और हम पूरे जीवन अपनी श्वासों को नहीं देख पाते हैं, है ना। सबकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, सारी पढ़ाई करने जा रहे हैं, सब कुछ करने का मन बना लिया है, केवल जो हमारे जीवन का आधार है उस पर हम कभी कंसंट्रेट नहीं करते। और उस पर अगर हमने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन, आप लोगों को बोल रहे हैं, केवल 1 वीक आप करके देख लीजिए, फिर आपको लगेगा सच में अब हम योग पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि योग में कुछ भी नहीं है, केवल हमारा कंसंट्रेशन श्वासों के माध्यम से जितना अच्छा होगा, सारे हमारे जो ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन प्रॉपर वे में बॉडी में होगा, जिससे हमारी बॉडी माइंड सोल सब एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे। और जब बॉडी माइंड सोल सब एक डायरेक्शन में आकर वर्क करते हैं, तब हम अपने जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय शक्ति है, उसको फिर ठीक कर लेंगे। मान लो कुछ गलतियाँ हो रही, फिर हम सुधार लेंगे, फिर गलती हो रही, फिर सुधार लेंगे। कम से कम एक बार हमें इतना पता तो चल जाए कि हमारी गलती कब होती है और सुधारने के लिए हमारे पास कोई हथियार है कि नहीं है, कि हमेशा दूसरों के पास ही जाना है हमको। ठीक है, चलिए। हेलो कोमल, प्रैक्टिस की थी? कोमल, आवाज़ आ रही मेरी? की थी प्रैक्टिस? कितनी देर की थी, सच्ची बोलो। मैम सुबह में की थी और शाम में भी की थी, आपने बताया था तो, पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा मैम, वो ध्यान भटकता जाता है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, ये एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक, बस ये है कि हमने ये बताया कि इसको जैसे करोगे ना, फिर देखना अपनी जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, या सबके जीवन में जो होती है, हमें ही पता चलने लगेगा कि कहाँ कहाँ मेरी गलती है, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, और कहाँ कहाँ अपनी चीज़ों को ठीक करना है। ठीक, बस इतना सा काम करना है, क्योंकि ये पढ़ना लिखना इसीलिए है कि हम अपने जीवन को अच्छा रख पाए, इसलिए नहीं है। और वो भी योग जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, देखो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। अभी मेरे पास कॉलेज में 2 मंथ्स पहले की एक केस स्टडी है, उसमें कानपुर के एक मतलब एक फेमस हॉस्पिटल है, उर्सुला हॉस्पिटल, कभी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा गूगल पे। उसकी जो एक मेन नर्स हैं, जो सीनियर नर्स हैं, जो डॉक्टर के पास बस उन्हीं का नंबर है, वो मेरे पास कॉलेज में आई थी, तो वो हमारे पास उनको भेजा जाता है योग और काउंसलिंग के लिए, किसी को भी। तो फिर जब मेरे पास उनका आना हुआ, तो उन्होंने कहा, हमने उनसे पूछा, उनका देखा सब कुछ, तो उसमें उनको डायबिटीज़ लास्ट 13 ईयर्स से थी। तो हमने उनको योग के बारे में बताया। मैम तो कहें, मैम हम 13 साल से लगातार योग कर रहे हैं, कभी हमने बंद ही नहीं किया है। तो हमने कहा अच्छा। फिर हम सारी पहले बात सुन लेते हैं, फिर हमने कहा केवल आप मेरे अनुसार 3 महीने, ओनली 3 मंथ्स, केवल मेरे अनुसार करेंगे, और आप कैसे भी टाइम निकालेंगे यहीं हॉस्पिटल में आएंगे, ताकि मेरे सामने करेंगे आके, और हम जैसा बताएं वैसा करेंगे, और वही आसन और प्राणायाम करेंगे, और उसी वे में करेंगे जैसा हम बता रहे हैं। आपको बिलीव, या आप तो किसी दिन उनकी रिपोर्ट आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड बन रहे हैं। केवल 3 मंथ्स में
डायबिटीज शुगर रिवर्स हो गया पूरा आपका। ठीक, ये एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हमको बस इतना पता है किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने में 3 मंथ्स सफिशिएंट होते हैं यदि आपने ऑनेस्टी के साथ एक सही डायरेक्शन में किया। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी खुद की समस्याएं हैं और इसमें जो प्राणायाम है वो सभी चीज़ों का एक बेस है। तो पहले हमें क्या करना है, केवल कंसंट्रेट करके श्वासों को देखकर काउंट करके अपने श्वासों को नेवल तक ले जाने का प्रयास करना है। जब जब हम नाभि तक श्वास को ले जाएंगे और ले जाने का अभ्यास हो जाएगा, धीरे धीरे लगेगा हम सही कर अपनी चीज़ों को करना सीख गए। बोलो कोमल। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, बोलो। मैम आपकी आवाज मेरे को इतनी क्लियर नहीं आ पा रही क्योंकि यहाँ पे शोर हो रहा है, तो थोड़ी सा वॉल्यूम और बढ़ा। 1 मिनट, अभी देखो कोमल। हेलो। हाँ मैम अब क्लियर है। ठीक है, तो पहले बता देती क्योंकि हम बहुत तेज़ तो वैसे नहीं बोल पाते हैं। ठीक, जब हमें बहुत गुस्सा आ जाए, बहुत अच्छा वाला, कभी ऐसे जल्दी नहीं आता, जब कोई एक्सेस हो जाए कुछ, तब भी एक लिमिट है। उसके बाद अब इतना अफसोस होता है कि ऐसा क्यों किया। फिर वही दूसरों को स्वीकार करना है, अपने में सुधार करना है। ठीक, क्योंकि हमको कुछ भी थोड़ी देर के अंदर, बस 1-2 घंटे के अंदर हमें सोल्यूशन चाहिए। हमको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमें अच्छा जीवन चाहिए मुस्कुराता हुआ। ठीक थोड़ी देर से ज़्यादा हम उसको, एक होता है ना कि बियर नहीं कर सकते, तो ऐसा रेयर कभी हो, जल्दी जल्दी नहीं होता। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि जो हमारा योग का सिलेबस है उसको देखेंगे। डीप ब्रीदिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको ध्यान में रखना, और रेणु जी इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक, इतने टाइम पहले तो अपनी चीज़ों को, जो आसन है प्रैक्टिस है, उसको ठीक कर लेंगे, और इसके बाद जो छोटे छोटे से जो उसमें जो हम लोगों का वहाँ पे कॉन्सेप्ट को का रिवीजन है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। बहुत वो थोड़ा सा वास्ट था सिलेबस, लेकिन उसका जो बेसिक वाला पार्ट है वो सारा यहाँ रिवीजन में हो जाएगा। ठीक, तो आपकी एक पूरा माइंड की हीलिंग भी हो जाएगी, पढ़ना भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बस एक बार देखते हैं आराम से, एक एक लाइन में डीप में नहीं जाएंगे हम, इसको जब पढ़ाएंगे तब डीप में जाएंगे। अभी केवल एक पढ़ेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और नाम क्या है। यदि कहीं नाम में आपको कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो नाम को ध्यान से एक बार हमसे पूछ लेंगे, हम दोबारा बोल देंगे। चलिए, यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। 1.1 योगा एटमोलॉजी, डेफिनेशंस, पातंजलि योग सूत्र, भगवद गीता, कठोपनिषद, एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिसकंसेप्शन। एटमोलॉजी मीन्स होता है शाश्वत ज्ञान, रियल नॉलेज ऑफ योगा। इसमें पातंजलि योग सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, कठोपनिषद के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ेंगे। योग का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और मिसकंसेप्शन, जो हमारी भ्रामक धारणाएं हैं वो क्या है। ठीक, एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी एम और ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाए, ये अक्सर पूछा जाता है और कई बार हम लोगों को लगता है कि एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेम है। ठीक, एम हमेशा जीवन में एक होता है, लक्ष्य एक होता है, और लक्ष्य को पूरे करने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी तरीके हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, एक योग से लेते हैं, एक कॉमन अपने रियल लाइफ से लेते हैं। सपोज किसी को दिल्ली पहुंचना है, ठीक है, तो कोई अजमेर में है, कोई बॉम्बे में है, कोई कानपुर में है, सब अलग अलग स्टेट में है। अब किसी को दिल्ली पहुंचना है तो कोई ट्रेन से जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा, कोई अपने गाड़ी से जाएगा, 4 व्हीलर से जाएगा, कोई और रास्तों से भी जा सकता है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि पैदल यात्रा भी कर लें, सब संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब सबने अलग अलग तरह से ट्रैवलिंग की है, जर्नी सबकी स्टार्ट हुई है, लेकिन पहुंचना कहाँ है, दिल्ली पहुंचना है। तो एम क्या है, दिल्ली पहुंचना, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से दिल्ली पहुंच रहा है। ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं योग में, जब हम लोग सुनते हैं किसी ने मोक्ष, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो किसी ने मंत्र योग करके योग का ज्ञान प्राप्त किया है, किसी ने ध्यान करके योग का ज्ञान प्राप्त किया है, किसी ने प्राणायाम से प्राप्त किया है, किसी ने
सहज योग से किया है, किसी ने कुंडलनी जागृत करके किया है, किसी ने हठ योग से किया है, किसी ने ज्ञान योग से किया है, किसी ने राजयोग से किया है। कम से कम 112 विधियां तो ध्यान की विज्ञान भैरव ने दी है। ये सब योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। तो एम केवल एक है और पूरे मनुष्य जीवन का योग का लक्ष्य और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। और आत्मज्ञान मोक्ष सब एक हैं। इसका अर्थ हुआ कि जीवन रहते हुए पूरे जीवन का सदुपयोग करना संसार का और अपने आप में आनंदित रहना। ये है आत्मज्ञान और मोक्ष का अर्थ। संसार का सदुपयोग करना, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों का सबका सदुपयोग करना है, सबसे डिटैच्ड रहना है और अपने आप में शांत, खुश और आनंदित रहना है। ये है मोक्ष का रियल। क्लियर हुआ कि ये एम क्या है हमारा? एम हमारा सबका मनुष्य जीवन का यही है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अपने नेचर के अनुसार योग की प्राप्ति के लिए माध्यम चुनेंगे। सपोज करके अभी आप 3 लोग बैठे हो, किसी को अभी हम बोले मंत्र करना है ओम भूर्भुवः स्वः, तो हो सकता है आप में से तीनों में से किसी को मंत्र करना बहुत अच्छा लगे और किसी को श्वासों पर ध्यान करना बहुत अच्छा लगे और किसी को आसन करना बहुत अच्छा लगे। तो सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कि हमें क्या पसंद है योग को प्राप्त करने के लिए, योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या मनुष्य के लक्ष्य को, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है 1.2 में देख रहे हैं योगा में इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। इसकी उत्पत्ति कहाँ से योग की हो रही है, इतिहास क्या है, डेवलपमेंट विकास क्या है, विकास का क्रम। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सांख्य योग 1.3 में लिखा सांख्य, ठीक, सांख्य एंड योग दर्शन। 1.4 में लाइफ स्केचेस एंड टीचिंग्स ऑफ योग मास्टर्स महर्षि रमन, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, जीवन चरित्र देखेंगे। 1.5 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ज्ञान योग। ज्ञान योग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति योग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कर्म योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के सिद्धांत क्या हैं और इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इनको कैसे जीवन में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 1.9 में कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना। योग साधना में सूर्य नमस्कार, स्थूल, सूक्ष्म व्यायाम के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। 1.11 कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योगासन, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना में। योग साधना में जो हमारे आसन हैं उनका अर्थ, परिभाषा, प्रकार और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्राणायाम, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना। योग साधना में जो हमारे प्राणायाम है उनका मीनिंग, अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उनका महत्व क्या है हमारे जीवन में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू त्रिबंध एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स। त्रिबंध हमारे हैं मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। ये 3 बंध जो हैं और इनको एक साथ करते हैं तो उन्हें बोलते हैं महाबंध। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे। 1.14 है ध्यान एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन हेल्थ एंड वेलबींग। ध्यान जो है वो कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। इंट्रोडक्शन टू योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू योग निद्रा। योग निद्रा का अभ्यास हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल कि कैसे योग निद्रा हमें रिलैक्सेशन देती है, कैसे हमें स्ट्रेस फ्री करती है। यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू योग टेक्स्ट। जो योग की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रस्थानत्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में पुरुषार्थ चतुष्टय और प्रस्थानत्रयी के बारे में देखेंगे, इनका परिचय देखेंगे। 2.2 है प्रस्थानत्रयी है हमारे उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। ये प्रस्थानत्रयी की 3 बुक्स हैं।
पुरुषार्थ चतुष्टय में है धर्म अर्थ काम मोक्ष, कैसे हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं। 2.2 है योगा इन कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन पंचकोशा, विवेक एंड आनंद मीमांसा। ये जो हमारे उपनिषद है इसमें पंचकोश और आनंद मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ, भक्ति, कर्म एंड ध्यान इन भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में एक स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट है, उसमें कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग पढ़ेंगे। स्थित प्रज्ञ का मीन्स है मोक्ष प्राप्त किए हुए लोग, आत्माएं, जो भगवान कृष्ण ही है उसमें आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ भगवद गीता इन डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में भगवद गीता क्या रोल प्ले करती है हमारे। 2.5 है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवद गीता, आहार, विहार, आचार, विचार। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आहार मीन्स कैसा भोजन लें, विहार मीन्स कैसा हमारा दिन का रात का रूटीन हो काम करने का, आचार मीन्स है कैसे हमारे लोगों के साथ व्यवहार है, अपने साथ लोगों के साथ, विचार मीन्स हो गया कैसे हमारे विचार हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए। ये हम पढ़ेंगे 2.5 में। स्टडी ऑफ पातंजल योग सूत्र इंक्लूडिंग सेलेक्टेड सूत्रास फ्रॉम फॉलोइंग चैप्टर्स 1 to 12। फर्स्ट चैप्टर में 1 से 12 तक के सूत्रास को पढ़ेंगे, सेकेंड में 46 से 51 और थर्ड चैप्टर में 1 to 4 सूत्र पढ़ेंगे। इनमें अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हमारे जीवन में सिस्टमैटिक कैसे रोल प्ले करने में हमें सपोर्ट करते हैं। 2.7 कॉन्सेप्ट ऑफ चित्ता, चित्तभूमि, चित्तवृत्ति, चित्त विक्षेप, चित्त प्रसादनम एंड देयर रिलेशनशिप विद वेलनेस। हमारे वेलनेस में, हमारे जीवन को सुंदर बनाने में जो हमारी 5 चित्त के प्रकार या चित्त में से रिलेटेड जो हमारी चित्त भूमियाँ हैं। एक चित्त है जहाँ पर सारे संस्कार स्टोरेज होते हैं। चित्त भूमियाँ हैं हमारी 5 हैं। इसमें है मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, सुप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था। ये सब पढ़ेंगे, ये बस अभी हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चित्त वृत्तियाँ हमारी 2 प्रकार की हैं और 5 उनके नाम हैं। चित्त विक्षेप हैं हमारे जो 9 हैं, 9 प्रकार के विघ्न हैं हमारे। चित्त प्रसादन है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 प्रसादन हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने में सहयोग करते हैं। 2.8 है बहिरंग योग ऑफ महर्षि पतंजलि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग योग हैं और अंतरंग योग हैं महर्षि पतंजलि के धारणा, ध्यान, समाधि। ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब अष्टांग योग के अंदर आ रहे हैं। 2.9 है अष्टांग योग ऑफ महर्षि पतंजलि, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके नीचे देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पातंजल योग। पातंजल योग के अनुसार या महर्षि पतंजलि के अनुसार मेंटल वेलबींग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम मन को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, उसके बारे में देखेंगे। 2.11 है हठ योगा, इट्स परंपरा, नॉलेज ऑफ बेसिक योगा टेक्स्ट, हठ प्रदीपिका एंड घेरन संहिता। ये 2 बुक्स हैं, इनके अनुसार हम लोग इनके कंटेंट को देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन हठ योग एंड राजयोग। हठ योग और राजयोग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो राजयोग के बिना हठ योग अधूरा है और हठ योग के बिना राजयोग अधूरा है। इट मीन्स राजयोग की सीढ़ी हठ योग है और हठ योग का उद्देश्य राजयोग है। साधक एंड बाधक तत्व, प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय हठ योगा प्रैक्टिशनर। जो हठ योग की प्रैक्टिस करते हैं उनके जीवन में साधक और बाधक तत्व क्या हैं और कैसे काम करते हैं। साधक तत्व हमें सफल बनाएंगे योग में और बाधक तत्व जो हैं वो हमारे योग में बाधाएं डालेंगे, तो कैसे हम साधना करके उन बाधाओं को दूर करें, ये हम पढ़ेंगे 2.12 में अकॉर्डिंग टू हठ योग। 2.13 कॉन्सेप्ट ऑफ मठ, मिताहार, पथ्य, अपथ्य। मठ का कॉन्सेप्ट मीन्स हुआ कि कहाँ रहकर हम साधना करें, उस जगह का चुनाव है मठ। मिताहार मीन्स हो गया कि जो भोजन है उसकी मात्रा कैसी हो, अपनी प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार और समय के अनुसार। ये सब भोजन में मिताहार कहलाता है।
पथ्य और अपथ्य, पथ्य मीन्स खाने योग्य भोजन और अपथ्य मीन्स ना खाने योग्य भोजन, इसके बारे में देखेंगे। 2.14 है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाड़ीज, प्राण एंड प्राणायाम फॉर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो हम लोगों का है उसमें क्या देखेंगे, प्राण क्या है और प्राणायाम क्या है। तो अभी इस बात को, और नाड़ीज क्या है, नाड़ीज तो सबको पता है जो हमारी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं, मीन्स जहाँ से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में पहुँच रहा है हार्ट के थ्रू, तो वो नाड़ियाँ हो गई हमारी। अब जो हमारा प्राण है, अभी हम लोग बोले, देखो प्राण और प्राणायाम में क्या अंतर है। मान लो एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता है, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, बिल्कुल उसका स्वास्थ्य खराब है, अब वो जीवित है, तो आपको पता है कि उसके अंदर प्राण है या नहीं है? अब दूसरा व्यक्ति है जो पूरी तरह से हेल्दी है, उसमें भी प्राण है। अब दोनों के प्राण में क्या अंतर है? एक का प्राण बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और एक का प्राण बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। तो प्राण को मजबूत, स्ट्रांग किसके द्वारा बनाया जा सकता है? प्राणायाम के द्वारा। प्राण को यदि हमारा, मान लो हम लोगों की कैपेसिटी बहुत डाउन हो रही है, तो हम कैसे अपने आप को स्ट्रांग करेंगे? बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन एक जो सब योग में सबसे सशक्त माध्यम है वो क्या है? प्राणायाम है। यदि हम प्राणायाम को ठीक ढंग से करना सीख जाएं तो हम, इससे अच्छी रिकवरी कहीं नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जितनी रिसर्चेस, प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है, प्राणायाम के बिना सारी चीज़ें इनकम्प्लीट मानी जा रही हैं। क्योंकि प्राणायाम क्या है? वाइटल एनर्जी है जो कि हमारे प्राण को जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग करती है, वैसे वैसे हमारा पूरा व्यक्तित्व जो सोचने समझने का तरीका है वो कंप्लीट पॉजिटिव मैनर में, पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये हमने क्या देखा, क्या डिफरेंस, व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राण एंड प्राणायाम। प्राण मीन्स एनर्जी, प्राणायाम मीन्स हाउ टू क्रिएट और डेवलप आर एनर्जी, मतलब कैसे, और इंक्रीज आर एनर्जी, अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, कैसे डेवलप करें। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3 में देख रहे हैं योगा फॉर वेलनेस। वेलनेस के लिए, वेलनेस मीन्स होता है अच्छे होने के लिए पूरी तरीके से। वेलनेस का मीन्स है फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, सारे डायमेंशन में अपने स्वास्थ्य को देख रहे हैं, उसके लिए योग को देखते हैं कि योग कैसे यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं 3.1 में जनरल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड 9 मेजर सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 9 मेजर सिस्टम देखेंगे और उनके का इंट्रोडक्शन। ये क्या है कि जब हम, देखो अभी हम लोगों को ये पता है, जब योग करते हैं, कोई हमें कराता है तो उसने हमें कुछ बता दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। योग में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी के सिस्टम कौन कौन से हैं, उन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन अपना वर्क कर रहे हैं, और यदि हमारा, मान लो हमें खाना, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बार बार वॉमिटिंग आ रही है, तो कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा है? लिवर। ठीक, कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा है? लिवर। और लिवर काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बड़ी आंत में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है भोजन का, वो चिपक गया है, सड़ रहा है वहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे ही मान लो कि हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, कौन सा ऑर्गन वर्किंग में नहीं है प्रॉपर? लंग्स। ठीक। कोलेस्ट्रॉल की समस्या बार बार बढ़ रही है तो कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब होगा? हार्ट। ठीक। तो हमें एक जब क्लियर हो कि हमारी किस समस्या के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है और कौन से उस ऑर्गन से रिलेटेड कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है, जब ये बात हमें खुद से समझ में आने लगती है तो हमें अपने आप से पता चल जाता है कि हमें किस समय क्या करना है, हमारे लिए कौन सा योग सूटेबल है, कौन सा नहीं है। कई बार सब लोग सिखा रहे होते हैं और हमें लगता है सामने वाला अच्छे से सिखा रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो जो योग सिखा रहा है, मेरा बीपी हाई है तो क्या हमें पीछे झुकने वाले आसन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये पता ही नहीं। और हमने देखा आसन अच्छा, उन्होंने आसन के लाभ बता दिए। लाभ तो किसी के भी हो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। किसी भी चीज़ के लाभ बहुत हो, अमृत ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है, और कितना यूज़फुल है। ठीक।
मान लो किसी का बीपी हमेशा लो है, अब उसको बता दिया जाए शशांक आसन कर लो, आगे झुकने वाले आसन करो। आप आगे झुकने वाले आसन करोगे तो बीपी की समस्या बढ़ती जाएगी। और बीपी हाई है और आप पीछे झुकने वाले आसन कर रहे हैं तो बीपी की समस्या हाई की बढ़ती जाएगी। तो ये क्लियर होना चाहिए। मान लो आप बहुत एक्सट्रोवर्ड हैं, एक्सट्रोवर्ड का मीन्स हो गया आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, आप अपनी बात को बहुत तेज़ी से व्यक्त करना चाहते हो, जल्दी व्यक्त करना चाहते हो, इसका मतलब कैसे पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ड है। और कुछ लोग सब कुछ आता है फिर भी अपनी बात बोल नहीं पाते, इंट्रोवर्ड। ठीक, तो जब इंट्रोवर्ड वाले हैं उनको कौन से आसन करने हैं? पीछे झुकने वाले। और एक्सट्रोवर्ड वालों को आगे झुकने वाले आसन करने हैं। ये आसन की साइकोलॉजी है। आप कोई भी आसन करें, हम आसन को देखकर आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। ठीक, कि आप कौन सा आसन कर पा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी क्या होगी, क्वालिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, तो ये जो भी लोगों ने ढंग से इन चीज़ों की प्रैक्टिस की है उनको सबको पता है इसके बारे में कि आसन की एक अपनी फिजियोलॉजी होती है और एक साइकोलॉजी होती है और एक उसकी फिलॉसफी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब हम अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ठीक ढंग से, बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, उनसे रिलेटेड डिजीज़ को समझते हैं, फिर योग को हम कनेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा योग की जो प्रैक्टिस है वो हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सी यूज़फुल नहीं है। एक बुक में सब कुछ है लेकिन सब हमारे लिए नहीं है। एक जो भी एक्सपर्ट्स कुछ सिखा रहे हैं, यदि वो ये ध्यान में रखकर सिखा रहे हैं, आपका सारा उन्होंने एक पूरा एक जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले ही उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है या रिटन में ले लिया है, या जो हमने कल आपसे बात की थी हेल्थ के 4 डायमेंशन, उनके बारे में नोट डाउन कर लिया है कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं। इतना ध्यान में रखकर कुछ करा रहे हैं तब तो ठीक है, और ओवरऑल सब एक जैसा करवा रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है। फिर तो स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए फिर सूक्ष्म व्यायाम ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम सबको करवा दो, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबको करवा दो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊंचाई सबको करवा दो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कॉमन प्रोटोकॉल सबके लिए कर दें तो वहाँ नुकसान नहीं होता है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए हमारा जो यूनिट 3 है इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। 3.2 में देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हमारे ब्रेन में स्पाइन से मैसेज जाता है और ब्रेन डिसीजन लेके स्पाइन को मैसेज देता है। तो ये जितना अच्छे से सेंस ऑर्गन्स हमारे काम करेंगे उतना अच्छा हमारा ब्रेन काम करेगा। 3.3 में देख रहे हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ 9 मेजर सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड होम्योस्टेटिस। जो ये हमारे 9 मेजर सिस्टम्स हैं, जो हमारे तंत्र हैं या सिस्टम्स हैं बॉडी के, उसकी होम्योस्टेसिस मीन्स होता है, होम्योस्टेटिस मीन्स होता है कि बॉडी और माइंड के बीच में कितना बैलेंस बन रहा है। ठीक, वो हम लोग पढ़ेंगे। 3.4 में है यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ और वेलनेस का यौगिक कॉन्सेप्ट क्या है। 3.5 कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोषा, सप्तधातु, अग्नि, वायु एंड मल, देयर रोल इन वेलनेस। त्रिदोष हमारे हैं वात, पित्त, कफ, ठीक, जिस पर हमारा पूरा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। सप्त धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये इनको सब पढ़ेंगे। सप्त धातु ये है। अग्नि का मीन्स हो गया जठर अग्नि, जो फायर एलिमेंट्स है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। वायु मीन्स हो गया जो हमारा श्वास लेते हैं उससे संबंधित। मल मीन्स हो गया स्टूल पास करते हैं जो एनस पार्ट से, जब हम वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो वो सब हमारे स्वास्थ्य में कैसे रोल प्ले करते हैं। 3.6 में देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ दिनचर्या एंड ऋतुचर्या एंड देयर इम्पोर्टेंस इन वेलबींग। हमारी वेलबींग मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें दिनचर्या हमारी कैसी हो और ऋतुचर्या कैसी हो। दिनचर्या का मीन्स हमारे सोने जगने का सिस्टम कैसा है, भोजन का समय कैसा है, काम करने का कैसा हमारा सिस्टम है। ऋतुचर्या का मीन्स हो गया जैसे सीजन है, जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग हमें भोजन लेना है,
उसके अकॉर्डिंग हमें आसन योग की प्रैक्टिस करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना लाइफ स्टाइल, अपना जो कपड़े पहनते हैं वो सब चूज़ करना है। 3 पॉइंट और अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि ऋतुचर्या में हम लोगों की ने क्या परिवर्तन कर रखा है जो बहुत नुकसानदायक है कि ठंड के समय पहले क्या होता था, वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज या अदर जो हम लोग के फ्रूट्स हैं वो कब मिलते थे, अपने सीजन में मिलते थे। अभी 10 इयर्स में हम लोगों ने क्या एक चेंजेस देखे हैं कि सभी मौसम में हमारे ठंड का समय है वाटरमेलन, और लोग खा रहे हैं, फिर उन्हें लगता है कि हम कितना, उन्हें लग रहा है स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि ठंड के समय पानी वाले फलों की उतनी आवश्यकता ही नहीं है हमारे शरीर को, क्योंकि मौसम में ऑटोमेटिक नमी है और गर्मियों में उसकी आवश्यकता है। तो ये सब भी क्या है, हमारे स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट है 3.7 इम्पोर्टेंस ऑफ आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य इन वेलबींग। हमारे जीवन में या डेली लाइफ में भोजन का, नींद का और ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, इसको पढ़ेंगे। 3.8 है योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे घर की हाइजीन है उसको मेंटेन करते हैं, घर कितना स्वच्छ हो, ये हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि हमारा माइंड कितना स्वच्छ हो, हमारे विचार कितने क्लियर हो। और मेंटल हाइजीन जितनी अच्छी होगी उतना हमारा घर भी अच्छा होगा। केवल घर स्वच्छ रखने से हमारे विचार स्वच्छ हो जाए ये निश्चित नहीं है, लेकिन विचार स्वच्छ होंगे तो घर स्वच्छ होगा ये निश्चित है। तो जो हमारा मेंटल हाइजीन है उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का एक कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे हम लोग। 3.9 इम्पोर्टेंस ऑफ साइको सोशल इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ और वेलनेस के लिए साइको सोशल इन्वायरमेंट क्या। साइको सोशल का मीन्स होता है कि हमारे मन का मानसिक जो स्थितियां हैं वो हमारे समाज में क्या इम्पैक्ट आती है। कई बार होता है ना कि आपस में सब लोग बैठे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, ऐसा कब होता है, या ऑफिस गए, हर छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है। जब जब आप अंदर से खुश नहीं होंगे तब तब बाहर की परिस्थितियां नेगेटिव दिखाई देंगी, और जब जब आप अंदर से खुश होंगे तब बाहर अच्छा लगेगा। और इसमें हम एक बात हमेशा जो समझते हैं, जो मेरा अब तक का अनुभव है, कि कोई व्यक्ति बाहर तभी अच्छा रोल प्ले करता है जब वो खुद में खुश होने के साथ साथ अपनी फैमिली में भी खुश हो, क्योंकि फैमिली का जो इम्पैक्ट है वो हमारे काम पर और बाहर के रिलेशन में दिखता है। इसलिए हर संभव प्रयास करें, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा प्रोफेशन अच्छा रहे। तो अपने घर के जो इश्यूज़ हैं उनको किसी भी तरह से समझदारी से शॉर्ट आउट करके ही बाहर निकलना है। अपने घर में यदि डिस्टर्बेंसेस हों और आप पूरी दुनिया में चले जाएं, कुछ मिल जाए आपको, तब भी आपके खालीपन को कोई भर नहीं सकता है। ठीक, तो ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम बड़ी देर में ध्यान दे पाते हैं। फिर है इसमें देखते हैं योगिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आहार, मिताहार एंड युक्ताहार। मिताहार और युक्ताहार के बारे में देखेंगे। 3.11 है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार, सटकर्म, आसन, प्राणायाम एंड प्रैक्टिसेस लीडिंग टू ध्यान एज पर द प्रैक्टिकल सिलेबस फॉर द कोर्स। जो कोर्स में अभी हम लोग ये सब देख रहे हैं, ऊपर भी देख चुके हैं, सूर्य नमस्कार, सटकर्म, आसन, प्राणायाम, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 3.12 है सैलिएंट फीचर्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ योग प्रैक्टिसेस फॉर वेल बीइंग एज पर द प्रैक्टिकल सिलेबस ऑफ द कोर्स। जो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसमें ध्यान से पढ़ना है कि किस समय कौन सी योग प्रैक्टिस किसको नहीं करनी है। ठीक है, कौन सी योग, जैसे अभी हमने बोला था कि हाई बीपी वालों को पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, लो बीपी वाले को आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, हाई बीपी वालों को कभी भी कुछ ऐसा नहीं करवाएंगे जिससे उनका एग्रेशन और बढ़ जाए। ठीक है, मान लो प्राणायाम है तो हाई बीपी वालों को जो आसन है सूर्य नमस्कार वो नहीं कराएंगे, और सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं कराएंगे, भस्त्रिका नहीं कराएंगे। और लो बीपी वालों को शीतली प्राणायाम नहीं कराएंगे, शीतकाली प्राणायाम नहीं कराएंगे, शशांक आसन नहीं कराएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे डिप्रेशन वालों को कभी मेडिटेशन नहीं कराएंगे, भ्रामरी प्राणायाम नहीं कराएंगे। ठीक,
ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन वाला व्यक्ति ऑलरेडी इंट्रोवर्ट है, उसको दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो उसे वो चीज़ें कराएंगे जिससे उसकी एनर्जी का लेवल बाहर की साइड है, ठीक, जिससे एनर्जी का लेवल बाहर की साइड है। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। फिर है हमारा 3.13 नॉलेज ऑफ कॉमन डिजीजेज, देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट बाय योगा। योग के द्वारा हम कैसे जो कॉमन डिजीज हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। 3.14 है नॉलेज ऑफ रोल ऑफ योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि वो ठीक हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लो सपोज कैंसर, ट्यूमर, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, लेकिन आज जो ये टाइम है अब सब क्यूरेबल हैं, बस उनको पूरा एक टेक्निक के साथ फॉलो किया जाए तो अब नहीं कह सकते हैं कि क्यूरेबल नहीं है, ठीक, पहले था पर अब है। 3.15 में है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। स्ट्रेस को कैसे हम देखें, समझें और उसको कैसे मैनेज करें, ये सब हमारी साइकोलॉजिकल समस्या है। फिर देख रहे हैं योगा प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले प्रेयर, कॉन्सेप्ट एंड रिसाइटेशन ऑफ प्रणव। ओम का गुंजन करके क्लास की स्टार्टिंग करते हैं या कोई मंत्र बोलकर करते हैं। नेक्स्ट है 1.2 में कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइटेशन ऑफ हैमन्स, कैसे एक रिदम में हम प्रेयर करें या गुंजन करें प्रणव का। 1.3 है सेलेक्टेड यूनिवर्सल प्रेयर, इन्वोकेशन एंड निष्पत्ति भाव। कोई जो यूनिवर्सल प्रेयर को हम लोग सेलेक्ट करें और फिर उनको कैसे, जैसे होता है ना, भाव में डूबकर उन प्रेयर को करें, तभी उन प्रेयर्स के माध्यम से हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। ये है प्रेयर का पार्ट, क्योंकि प्रेयर का मतलब है अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करना। 2 में है योगिक सटकर्म नेति सूत्र नेति एंड जल नीति का अभ्यास करेंगे। धोती, वमन धोती, कुंजल, कपालभाति, वातकर्म, इनका अभ्यास करेंगे। 3rd में देख रहे हैं योगिक सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम। योगिक सूक्ष्म व्यायाम माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस हैं। इसमें नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, ट्रंक मूवमेंट, नी मूवमेंट, एंकल मूवमेंट, ये सब सूक्ष्म व्यायाम के पार्ट है। फिर है योगिक स्थूल व्यायाम मैक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस, सर्वांग पुष्टि, हित गति, इंजन दौड़, इनके अभ्यास करेंगे। 4th में है योगिक सूर्य नमस्कार विद मंत्रास। 5th में है योगासन हम लोग करेंगे, ताड़ासन, हस्तोत्थानासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, कटिचक्रासन, दंडासन, पद्मासन, वज्रासन, योग मुद्रासन, पर्वतासन, भद्रासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, उत्तान मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन एंड इट्स वेरिएशन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सेतुबंध और सरल मत्स्य आसन, शवासन, इनका अभ्यास करेंगे। फिर 6 में है प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, सेक्शनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल, थोरेसिक एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। 6.2 योगिक डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम एंड नाड़ी शोधन। अब इसके बाद थोड़ा सा पार्ट है, उसको कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग प्रॉपर सिलेबस को पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। इसको 7 पॉइंट से नीचे के पॉइंट डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब ये बताएंगे